Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. घटक दलों की सहमति है इसमें, अगर नहीं है तो ये झूठ का पुलिंदा है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। उनको क्या कुछ नहीं कहा गया, नीच जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, चोर हैं ये तक कहा गया। ये तमाम बातें, चौकीदार चोर हैं, नीच हैं, सांप बिच्छू क्या क्या वो बहुत बिच्छू, बड़े से बड़ा विरोध और कड़े से कड़ा विरोध मर्यादित शब्दों में रहकर किया जा सकता है। रोहित भाई, क्या उनकी पार्टी से कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार है जिसकी घोषणा कर दी गई और मुझे जानकारी नहीं है? राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की मान्यता प्राप्त कर ली है क्या? पहले चरण का मतदान होने में अब कुछ ही दिन शेष बच गए हैं और बिहार की जहां तक बात करें तो लगातार जो नेता हैं वो चुनावी समर में उतरे हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। सबसे पहले ये बताइए चिराग, आप खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार, लेकिन आप पिछले कई दिनों से लगातार जमुई में ही कैंप कर रहे हैं। अपने जो सीट की कोई चिंता विंता है कि नहीं आपको? स्वाभाविक है, चिंता होती है और मैं उनमें से नहीं हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस में रहूं। मैं हर चुनाव को उतनी ही गंभीरता से लेता हूं, मैं हर लड़ाई को उतनी ही गंभीरता से लेता हूं और मैं मानता हूं कि हर लड़ाई की अपनी चुनौतियां होती हैं। हर चुनाव एक नई परिस्थितियों में लड़ा जाता है, तो उसके अनुपात में आपको उतनी ही मेहनत करने की ज़रूरत है। जहां जमुई में भी मैं समय दे रहा हूं, वहीं इस बात की जिम्मेदारी को भी मैं समझता हूं कि घटक दल होने के नाते बाकी की भी 3 सीटें जो पहले चरण में हैं, औरंगाबाद हो, नवादा हो, गया की सीट है, उन तीनों सीटों की भी उतनी ही जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो जितना समय मैं वहाँ पर भी दे रहा हूँ, उतना ही समय जमुई में भी देने का प्रयास कर रहा हूँ। और जमुई में खासकर आपके जीजा जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरीके का माहौल है, रिस्पांस कैसा मिल रहा है? क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आप उनको सौंप रहे हैं। आपने वहाँ 10 साल वहाँ का जो आपने प्रतिनिधित्व किया है, ये सोच भी इसके पीछे यही रही थी। अब ठीक है, अब लोग इसको परिवारवाद बोलें या तमाम तरीके की बातें जो कही जाती हैं वो कही जाए, पर मेरे लिए क्योंकि जमुई को मैंने इतने अपनेपन से सींचा है, 10 साल मैंने जमुई को दिए हैं और आज मेरे लिए रोहित भाई ये गर्व की बात है कि इन 10 सालों में आज जमुई काफ़ी आगे गया है। आप आज से 10 साल पहले 2014 में अगर आप देखते, नीति आयोग की रिपोर्ट में 99वें पायदान पर जमुई था, 2019 में 9वें पायदान पर रहा और आज अगर आप देखें तो आकांक्षी जिलों की सूची में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की सूची में पहले पायदान पर जमुई आया है। तो कार्य हुआ है, वहाँ पर काम किया गया है, वहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस हों, केंद्रीय विद्यालय हो, पासपोर्ट ऑफिस खुलवाने की बात हो, एफसीआई का रीजनल ऑफिस खुलवाने की बात हो, रेलवे की कई परियोजनाएं, लगभग 3000 करोड़ की परियोजना आप झाझा से लेकर जसीडी तक पूरी रेल कनेक्टिविटी वहाँ पे दी गई है। चकाई विधानसभा पूरी तरीके से उसमें जुड़ती है। मॉडल रेलवे स्टेशंस दिए गए हैं जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है, जमुई हो या सिमुर तलाव, ये तमाम कार्य एंड बिसाइड्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, सड़क पे जो काम किया गया। तो ऐसे में अपनेपन से मैंने जमुई के लिए मैंने कार्य किया, एक बेटा बन के मैंने कार्य किया। तो ऐसे में मेरे लिए ज़रूरी था कि मेरे अपनों के लिए मेरा कोई अपना ही वहाँ पर जाए, जो उसी भावना के साथ, जो नेता बनकर नहीं, एक सांसद संसदीय क्षेत्र वाला रिश्ता रखकर नहीं, अपना बनकर वहाँ पे कार्य करें। तो ऐसे में मेरी बहन से बेहतर कौन, मेरे जीजा जी से बेहतर कौन, तो इसीलिए इस सोच के साथ उनको ये जिम्मेदारी दी गई। और परिवारवाद का आप जिक्र कर रहे थे, परिवारवाद का वो हमेशा एक लगता ही है, तंज मारा जा रहा है कि आप परिवारवाद को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। अपने जीजा को क्यों आखिर आपने टिकट दिया? पार्टी के कई नेता जो थे उनको टिकट क्यों नहीं दिया? रोहित, मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। अगर आप कंपेयर करें परिवार के जितने सदस्य इससे पहले चुनाव लड़ते थे उसकी मात्रा में, उसमें काफ़ी कटौती आई है। हैविंग सेड दैट, मैं इसको डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मेरे परिवार के सदस्य हैं, इस बात को मैं छुपा नहीं सकता। बट हाँ, प्रधानमंत्री जी की जो परिवारवाद की परिभाषा है, जिसको बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने लोकसभा के अंतिम सत्र में उन्होंने रखने का काम किया, अपने संबोधन के दौरान जिस तरीके से उन्होंने परिवारवाद की परिभाषा को रखा, मैं भी मानता हूँ कि किसी बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको मौका मिल सकता है, बट आपकी काबिलियत ही आपको उस विजय रथ पर सवार करेगी और अपनी मंजिल तक आपको लेकर जाएगी। 2014 में मैं भी, मेरे ऊपर भी यही आरोप थे कि भाई परिवारवाद, रामविलास पासवान का बेटा है, इसीलिए
चुनाव लड़ पा रहा है, ये तमाम बातें। पर अगर 2014 में जहां मैंने 85,000 मतों से जीत हासिल की, वो मार्जिन 2019 आते आते तक 2.5 लाख से ज्यादा मतों का हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इस दौरान चिराग पासवान ने कार्य किया होगा, जनता का विश्वास हासिल किया होगा। तो मैं मानता हूं इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर पोटेंशियल, योर कैपेबिलिटीज। अगर आप में वो सामर्थ्य है तो आप जनता के बीच जाएंगे, नहीं तो कई ऐसे उदाहरण है, कितने बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के सुपुत्र या सुपुत्री अभी भी हैं हाल फिलहाल में जो चुनाव लड़ते हैं बट चुनाव जीत नहीं पाते। तो ऐसे में जनता आपको सिर्फ इसीलिए स्वीकार नहीं करेगी कि आपके साथ एक हैवी वेट सरनेम है, वो इसलिए भी स्वीकार करेगी कि आपकी नीयत क्या है, आपकी नीतियां क्या है और आप कितना परिश्रम करने को तैयार हैं। ये 400 प्लस का जो टारगेट प्रधानमंत्री मोदी ने जो सेट किया है एनडीए के लिए, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं अभी? मुझे लगता है बहुत लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लोग को दिया गया, और सरल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देश के कई कोनों में गया हूँ चुनाव से ठीक पहले, बिहार के लगभग हर एक जिले में मैं घूमा हूँ, और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी के करीब में भी कोई नहीं। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा भाई क्योंकि मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूँ, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पे तब भी था जब मैं गठबंधन का हिस्सा नहीं भी था। मैं 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ, और उस वक्त भी ये बात किसी से नहीं छुपी है, एंड हु नोज बेटर देन यू योरसेल्फ, कि पापा उस वक्त यूपी अलायंस में थे और वो कतई नहीं चाहते थे उस गठबंधन को बदलना। उस वक्त कोई एक व्यक्ति जो मजबूती से प्रधानमंत्री जी का समर्थन कर रहा था और अपने नेता को कन्विंस करने का प्रयास कर रहा था, वो मैं ही था। तो ये भरोसा मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी पर रहा है, और ये भरोसा हर बीते दिन के साथ देश की जनता का बड़ा ही है उनके प्रति। आज तक की सरकारों ने, हम लोगों ने एंटी इनकम्बेंसी फेस की है, बट ये पहली एक ऐसी सरकार है जो प्रो कम्बेंसी फेस कर रही है, जो हर साल बेहतर प्रदर्शन करती है। 14 से बेहतर रिजल्ट हम लोगों ने 19 में दिया, अब 19 से बेहतर रिजल्ट हम लोग 2024 में हम लोग देने जा रहे हैं। कारण है इसके पीछे वो लाभार्थी जो डायरेक्ट बेनिफिट्स के जो लाभार्थी हैं, जिनको डायरेक्ट बेनिफिट्स मिले हैं केंद्र सरकार की योजनाओं के, भले वो उज्ज्वला के माध्यम से हों, भले वो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हों, भले वो आयुष्मान। भाई अब समझ लें कितनी बड़ी बात है, एक गरीब परिवार को इस बात की चिंता नहीं करना कि कोई दुर्घटना हो जाए, सीधा अस्पताल जाता है, आयुष्मान कार्ड दिखाता है और 5 लाख तक का इलाज उनका मुफ्त में हो जाता है। ये विश्वास ही होना, नहीं तो आधी हिम्मत तो इंसान तभी हार जाता है जब परिवार में कोई घटना घटती है कि भाई पैसा कहाँ से आएगा। तो ये प्रधानमंत्री जी के प्रति उनके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से जो विश्वास बढ़ा है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि 400 पार का लक्ष्य हम लोग बहुत आसानी से पार कर लें। लेकिन चिराग, फिर ऐसे में जब प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि उनको जेल के पीछे भेज दिया जाएगा जब अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, तो फिर इस किस तरीके से देखते हैं चिराग पासवान? मीसा भारती का बयान आपने सुना है? बिल्कुल, मैंने बयान सुना है, ये गलत है। और आप किसके लिए कह रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री हैं वो, और वो सिर्फ मेरे ही या एनडीए गठबंधन के प्रधानमंत्री नहीं है, वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, देश के सर्वोच्च पद पर है वो। ऐसे में हाँ, अगर कोई घोटाला सामने आया, आप कीजिए ना उसका जिक्र, आप कीजिए उसकी जांच की बात, पर ये एक ऐसी सरकार है जो अपने द्वारा किए गए विकास के कार्यों के लिए जानी जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को वो लोग कहते हैं कि बड़ा घोटाला है, तो आप करवाइए उसकी जांच, और जो भी दोषी हैं जरूर उस पर कार्रवाई कीजिए ना, कौन मना कर रहा है। बट इस तरीके से हमारे राष्ट्र के नेता के ऊपर, जिन पर सिर्फ देश को ही नहीं दुनिया को गर्व है, और ये मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा भाई, आज चले जाइए देश के किसी, दुनिया के किसी भी कोने में, हर देश अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी को देता है। ये कोई छोटी बात है क्या? ऐसे में आप अपने ही देश में हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसी भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं, वो कतई सही नहीं है भाई। इससे पहले की सरकारें देख लीजिए, वो सिर्फ भ्रष्टाचार, घोटाले और आतंकी हमलों की वजह से जानी जाती थी। कहीं पे 2G होता था तो कहीं पे कोलगेट होता था, तो कहीं पे मुंबई में हमला किया जाता था, उसके लिए जानी जाती थी। आज की ये पहली सरकार है जो अंतरिक्ष में हो रहे कार्यों के लिए जानी जाती है, जो सरहद पर मजबूती देने के लिए जानी जाती है, जो महिलाओं और युवाओं को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। आप उस प्रधानमंत्री पे इस तरीके का आप लालछन लगा रहे हैं, सरासर गलत है। ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स को दिखाता है, बदले की भावना को दिखाता है, जस्ट बिकॉज कि आपके परिवार के ऊपर केसेस चल रहे हैं, आप इस तरीके की बदले की भावना, यानी बौखलाहट है कहीं ना कहीं जो परिवार के ऊपर, लालू परिवार के ऊपर जो जांच चल रही है उसकी। तो क्यों नहीं है भाई? होगी ना, होगी। और आपके ऊपर जांच इसीलिए चल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं वो तथ्य सामने आए हैं। मैं बोल रहा हूं, अगर तथ्य है, मेरा विश्वास है मेरे जुडिशियल सिस्टम पे। लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है न्यायपालिका।
ऐसे में मैं जुडिशरी पे मैं पूरी तरीके से विश्वास रखता हूं। आप भी रखिए, अगर आपने नहीं कुछ गलत किया है तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। ये भारत का जुडिशियल सिस्टम है, आप विश्वास रखिए। बट उस जुडिशियल सिस्टम को गलत तरीके से दर्शाना और विंडिक्टिव पॉलिटिक्स की दिशा में लेकर जाना, ये सरासर गलत। आपको लगता है प्रधानमंत्री के ऊपर जब भी निजी टिप्पणी इस तरीके से किए जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बैकफायर करता है विपक्ष के लिए? किया तो है भाई, आज तक इतिहास तो गवाह रहा है। उनको क्या कुछ नहीं कहा गया, नीच जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, चोर हैं ये तक कहा गया। ये तमाम बातें, चौकीदार चोर हैं, नीच हैं, सांप बिच्छू क्या क्या, वो बहुत बिच्छू, मतलब मैं दोहराना भी नहीं चाहूंगा इन सारी बातों को। जरूरत नहीं है ना राजनीति में इन सारे शब्दों की। मैं मानता हूं, मैं राजनीति में शब्दों की मर्यादा का पक्षधर रहा हूं। मैं मानता हूं कि बड़े से बड़ा विरोध और कड़े से कड़ा विरोध मर्यादित शब्दों में रहकर किया जा सकता है। रोहित भाई, आप बड़े से बड़ा आप आरोप लगा सकते हैं मर्यादा में रहकर, पर इस तरीके से पर्सनल एलिगेशंस लगाना ये कतई सही नहीं है। आप ही के एक यहाँ पर युवा नेता बिहार में है तेजस्वी यादव। आरजेडी का मैनिफेस्टो जारी किया गया है, आप भी रोजगार की बात कर रहे हैं, और उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में ये घोषणा की है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो पूरे देश में 1 करोड़ से भी ज़्यादा नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। स्पेशल स्टेटस बिहार को जो है वो तुरंत दिया जाएगा, स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं। लेकिन मैं नौकरी का जिक्र आपसे करूँगा। क्या लगता है इस तरीके का जो उन्होंने एक तरीके से दावा किया है 1 करोड़ नौकरियां देना? सर भाई मैं इस दावे पे बाद में आता हूँ, पहले मैं समझना चाहता हूँ, शायद मेरी जानकारी का अभाव होगा, क्या ये इंडिया अलायंस का संयुक्त घोषणा पत्र है? क्या ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ड्राफ्ट कर लिया गया है? और अगर ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है तो जो वादे इसमें किए गए हैं, क्या कांग्रेस की सहमति है इसमें? इनके तमाम घटक दलों की सहमति है इसमें? अगर नहीं है तो ये झूठ का पुलिंदा है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। भारत का संघीय ढांचा है भाई, भारत के संघीय ढांचे में जहां केंद्र के पास कई अधिकार होते हैं वहीं राज्य के पास कई अधिकार होते हैं। आज की तारीख में हम लोग केंद्र की सरकार चुनने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे ये हास्यास्पद लगता है एंड आई एक्चुअली फाइंड दिस वेरी फनी कि आप अपना मैनिफेस्टो आप लेकर आ रहे हैं। ये बिहार के चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, ये प्रधानमंत्री को चुनने के लिए चुनाव हो रहा है। क्या उनकी पार्टी से कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार है जिसकी घोषणा कर दी गई और मुझे जानकारी नहीं है? क्या उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की मान्यता प्राप्त कर ली है? क्या कितने विधायक हैं उनके देश के बाकी राज्यों में? क्या राष्ट्रीय स्तर की उनकी पार्टी बन गई है? और अगर नहीं तो फिर इस तरीके के मैनिफेस्टो लाने का क्या मतलब है? 23 सीटों पर लड़ रही है पार्टी सिर्फ। आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है। बिहार में कितनी सीट? 23 सीटों पे वो लोग लड़ रहे हैं। सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। ये 23 सीटें के आधार पर आप राष्ट्रीय नीति आप तैयार कर रहे हैं और आप अपना मैनिफेस्टो लेके आते हैं। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? आप किस अधिकार से आप ये बातें बोल रहे हैं? अगर तमाम घटक दल एक साथ बैठकर अगर ये घोषणा पत्र रिलीज करते तो मैं मानता। अगर मेरी याददाश्त सही है तो कुछ समय पहले कांग्रेस ने एक अपना अलग घोषणा पत्र रिलीज किया है, समाजवादी ने अलग किया है। उनका करना स्वाभाविक भी है कि भाई कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, वो अपना कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अपना अलग घोषणा पत्र, उनके घोषणा पत्र में तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि उन्होंने 1 करोड़ रोजगार की बात की गई हो। उनके घोषणा पत्र में मैंने नहीं पढ़ा कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिया जाएगा तुरंत, ये सारी बातें कही गई हों। तो ऐसे में इस तरीके के घोषणा पत्र को लाकर आप किसको मूर्ख बनाना चाहते हैं? अब ये वो 90 का दौर नहीं है, अब ये 90 का वो दशक नहीं रहा जहां लोगों को आप कुछ भी बोलेंगे तो लोग मान जाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू योर बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड कि 1 करोड़ का रोजगार ये देंगे, था ना समय आपके पास? 90 का पूरा दशक आप लोगों के लिए समर्पित था। क्यों नहीं आपने बिहार में ऐसी व्यवस्था कर दी कि बिहार से वो पलायन रुक जाता? सबसे ज्यादा अगर किसी के दौर में पलायन हुआ है तो वो 90 के दशक में ही हुआ है। आज आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आपकी ही पार्टी के 2 मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो क्यों नहीं उस वक्त ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि वो ब्रेन ड्रेन रुक जाता, वो माइग्रेशन रुक जाता। आज भी बिहारी दूसरे राज्यों में हैं और वो उसी दौर के गए हुए हैं जिनकी संभवतः दूसरी या तीसरी पीढ़ी अब उस राज्य में पल रही है, बड़ी हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं आप ही के सताए हुए हैं। तो जब आपके पास मौका था तब आप नहीं कर पाए, तो आज इतने बड़े बड़े वादे करना, और जिस घोषणा पत्र के मायने ही नहीं है उसमें तो आप 1 करोड़ क्या, आप 100 करोड़ रोजगार दे दीजिए,
कौन पूछने जा रहा है? बट आप मुझे बताइए ना, कैसे दीजिएगा? रोजगार देने के लिए आपको जॉब्स क्रिएट करनी होगी। कैसे आप जॉब क्रिएट करेंगे यहाँ पर? वो तो कह रहे सरकार बनेगी उनकी तो करेंगे। तो भाई इतने समय तक सरकार थी, कितनी जॉब्स आपने क्रिएट की बताएं मुझे। बिहार में कितने उद्योग 90 के दशक में लग गए, या जब तक आपकी सरकारें थी, अभी कुछ समय पहले तक भी आप उप मुख्यमंत्री थे, कितने उद्योग आपने लगाए, कितने निवेशकों को आपने बुलाया? वो 5 लाख का दावा करते हैं कि 5 लाख नौकरियां दी मैंने 17 महीनों में। नौकरियां हम सब ने देखी हैं। वो गांधी मैदान में किस तरीके से महीने महीने 2-2 महीने की सैलरीज उठाए हुए लोगों को तैयार कर कर वापस लाया गया था, नियुक्ति पत्र बांटे गए। अगर आप कर रहे हैं अच्छी बात है, मैं उस पर मैं संदेह नहीं कर रहा। अगर आप ये सोच रखना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, बट यू नीड टू बी प्रैक्टिकल व्हेन यू से दीज थिंग्स। तो 1 करोड़ की जब आप बात कर रहे हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होगी। हाउ विल यू डू दैट? एक्सप्लेन। दूसरा, आपको राजस्व बढ़ाना होगा। आप सैलरी कैसे देंगे? आप लिमिटेड राजस्व में आप एक तरफ आप विशेष राज्य के दर्जे की आप मांग करते हैं और दूसरी तरफ आप 1 करोड़ नौकरी देने की बात करते हैं। आप कैसे वो राजस्व, वो रेवेन्यू जनरेट कैसे करेंगे? वो सोच तो आपके पास कभी रही नहीं है आपके मैनिफेस्टो में। मैं जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूं तो मैं जॉब क्रिएशंस की बात करता हूं, रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करके। मैं बात करता हूं कि यहाँ पे उद्योग लगने चाहिए। मैं बात करता हूं कि एजुकेशनल हब, आज भी मेरे बच्चे जो कोटा जाते हैं, क्यों जाते हैं? यहीं भागलपुर को बना दीजिए, मुजफ्फरपुर को बना दीजिए, दरभंगा को बना दीजिए। ऐसे एजुकेशनल हब्स हम लोगों को बनाने की जरूरत है। मैं जब राजस्व बढ़ाने की बात करता हूं, मैं पैकेजिंग यूनिट्स लगाने की बात करता हूं कि भाई हाजीपुर का केला केरला तक जाके जो केले के चिप्स में जो उसका दाम इतना बढ़ जाता है, यहीं पे पैकेजिंग मार्केटिंग यूनिट्स हों उनकी, यहीं पर वो केले के चिप्स में वो बने। मखाना बिहार का जो विदेशों में इतना महंगा बिकता है, यहीं पे उसकी पैकेजिंग बढ़िया से हो जाए, उसकी मार्केटिंग बढ़िया से हो जाए, ताकि वो जो ज़्यादा पैसा है वो मेरे किसान भाइयों के हाथ में आए। तो आपको इस पर भी तो काम करना होगा। ये तो उनके मैनिफेस्टो में कहीं दिखता नहीं है। चिराग, आप खुद बहुत धार्मिक किस्म के आदमी हैं। वो वीडियो आपने देखा है हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव जो मछली की पार्टी कर रहे हैं मुकेश साहनी के साथ? बहुत लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि इससे हिंदू आस्था जो है वो कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है और वो वीडियो चिढ़ाने के लिए है। अब नवरात्रि के दिन वो वीडियो शूट हुआ या 8 तारीख को, वो तो डिबेटेबल है। वो लोग कह रहे हैं 8 तारीख को हुआ, लेकिन क्या लगता है इस तरीके का वीडियो डालना नवरात्रि के पहले दिन? टू बी ऑनेस्ट, पहली बात तो कौन क्या खाता है नहीं खाता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी व्यक्तिगत विषय है। बट हाँ, जब आप उसका प्रदर्शन करते हैं, जब आप लहरा लहरा के एक मछली को आप दिखाते हैं, ये गलत है। क्या ज़रूरत है आपको ये सब करने की? भाई आज भी हमारे देश में, वो तो धन्यवाद कीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी का, और उसमें मैं श्रेय दूंगा मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी, कि वो प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना लेकर आए, जिसके तहत आज देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। पर एक वो दौर भी था जब भूखे पेट लोग सोते थे। आप इस तरीके से सिर्फ सनातन पे आस्था रखने वाले लोगों को ही नहीं चिढ़ा रहे हैं, आप उस गरीब वर्ग के लोगों को भी आप चिढ़ा रहे हैं। दुनिया भर की एक के बाद एक जूस की बॉटल्स निकल रही हैं, तमाम तरीके के फ्रूट्स निकल रहे हैं, लैविश पकवान वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? कि आज आपके पास वो सामर्थ्य है कि आप हेलीकॉप्टर में ये तमाम तरीके के भोजन आप लेकर जा सकते हैं और आप उसका प्रदर्शन कर सकते हैं? इसका राजनीति से क्या लेना देना? इसका हमारे चुनाव से क्या लेना देना? तो पहली बात तो खैर वो उनका व्यक्तिगत विषय है कि वो क्या दिखाना चाहते हैं, क्या नहीं दिखाना चाहते हैं। हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा, टाइमिंग पे सवाल ज़रूर उठता है कि क्यों आपको मटन सिर्फ आपको सावन के महीने में ही बनाना है? क्यों राहुल जी को लालू जी के यहाँ जाना है सावन के महीने में मटन बनाने? क्यों आपको नवरात्रि एक दिन पहले, आप खुद ही बोल रहे हैं ना कि एक दिन पहले का वीडियो है, तो सेम डे पोस्ट करने में क्या दिक्कत थी? आपकी सोशल मीडिया की टीम इतनी एफिशिएंट तो होगी ना कि सेम डे पोस्ट कर दे। मैं भाई अगर आज दिन में सुबह में औरंगाबाद में था, दोपहर में मैं गया में था, शाम को मैं जमुई में था, तो मैंने तो आज ही मैंने पोस्ट कर दिया ना। मैं तो अगले दिन के अगले कार्यक्रम पोस्ट करूंगा। आपको नवरात्रि के पहले दिन ही क्यों वो पोस्ट कर? वो तो कह रहे थे चिढ़ाने के लिए किया, मिर्ची लगेगी। कुछ लोगों को मुकेश साहनी वगैरह बैठे थे, मिर्ची लगाने के लिए कह रहे थे। आपकी सोच ही यही है। अगर आपको लोगों की आस्था को ही भड़काना है तो फिर तो मैं चाहूंगा कि चुनाव आयोग भी इसका संज्ञान ले कि अगर लोगों की आस्था को भड़का कर चुनाव का किसी भी तरीके से ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है तो ये सरासर। आपको लगता है ये वीडियो जो है कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की ओर भी इशारा करता है? अगर ये सोच है कि मिर्ची लगाने के लिए किया गया तो फिर तुष्टीकरण की तरफ ये इशारा कर रहा है ना। जब आप कह ही रहे हैं वीडियो पे कि भाई आप मिर्ची लगाने के लिए, तो आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में फिर आपके मैनिफेस्टो का
और तमाम तरीके के उन झूठे वादों के फिर क्या मायने रह जाते। एक दो आखिरी सवाल है चिराग, हाजीपुर कब जा रहे हैं? अपनी सीट पर प्रचार प्रसार कब शुरू करने वाले हैं? भाई देखिए, हाजीपुर ना मेरा घर है। मुझे कोई ना एक विधिवत तरीके से कि मैं आ गया, मैं जा रहा हूँ। अभी परसों भी 2-4 जगह श्राद्ध के कार्यक्रम थे, मैं उसमें गया। ईद पर भी दिन भर मैं वहीं पे था। मेरे कई ऐसे मेरे पिता के मुस्लिम साथी हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं, जिनके यहाँ पापा हर साल ईद पर जाया करते थे। उस परंपरा को मैं भी निभाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उनके यहाँ मैं गया था। और तो ऐसा किसी वन फाइन डे ढोल बाजे के साथ मैं जाऊं कि मैं आ गया हूं और चुनाव, हाँ नॉमिनेशन हम लोग ज़रूर करेंगे संभवतः 28 तारीख को, 28 अप्रैल को हम लोग नॉमिनेशन हम लोग ज़रूर करेंगे। विधिवत शुरुआत मानी जाती है, नॉमिनेशन भी नहीं शुरुआत मानी जाती है, उसके बाद स्क्रूटनी होती है और जब आपके पेपर्स फाइनली एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं तो वहाँ से विधिवत शुरुआत मानी जाती है। हाँ, तो मेरा कहना ये था कि अपनी सीट पर ध्यान देना कब शुरू कीजिएगा? हाजीपुर ने मुझ पे ध्यान दिया। आज जो कुछ भी हूँ मैं, भाई वो दिन भी मुझे याद है जब पार्टी परिवार टूटा था तो मैं सबसे पहले हाजीपुर ही गया था। आप भी थे, आपने भी देखा था। एयरपोर्ट से हम लोग हाजीपुर गए थे, तो हाजीपुर ने हमेशा मुझ पे ध्यान दिया है। मैं बस उस कर्तव्य को निभाने जा रहा हूँ जो मेरे पिता के जाने के बाद जो कमी वहाँ पर आ गई है, जो एक अधूरापन वहाँ के लोगों को लगता है। पिता के कार्य रुक गए हैं, उन्होंने केंद्रीय विद्यालय खुलवाया था, वो बंद होने की कगार पर आ गया है। तमाम तरीके की व्यवस्था जो उन्होंने वहाँ पर की थी वो धीरे धीरे जर्जर हालत में आ रही है। तो उन तमाम चीज़ों को अब ठीक करने की सोच के साथ जा रहा हूँ। आखिरी सवाल, जीतन राम मांझी कहते हैं कि चिराग ही भविष्य है, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आप भी वहाँ पर मौजूद थे। चिराग पासवान क्या सोचते हैं, एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री? उनका प्यार है, उनके लिए मैं बेटे की तरह हूँ, बच्चे की तरह वो मुझे प्यार करते हैं, मेरे अभिभावक हैं। भावना में अब इसको मैं भी कई जगह देख रहा था, इसके बहुत राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं कि भाई भविष्य है तो मतलब क्या मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो प्रोजेक्ट। हर कोई, मेरे पिता ऑन रिकॉर्ड यही बोलते थे कि चिराग भविष्य है बिहार का, हाजीपुर का। तो चिराग की इच्छा नहीं होती है कि कभी आगे चल के, आज नहीं कल नहीं, 10 साल बाद 15 साल बाद मैं भी राज्य का नेतृत्व करूं? इच्छा से क्या होता है? इच्छाएं तो इंसान की बहुत हो सकती हैं। तो इच्छा है भाई, कल को मेरी इच्छा क्यों नहीं हो सकती कि मैं अमेरिका गई में जाके मैं राष्ट्रपति बन जाऊं? इच्छा में क्या, मन को तो आप नहीं बांध सकते ना, बट हकीकत में आपको जीना जरूरी है। और हकीकत में जब आप जनता के दरबार में हैं तो अंतिम फैसला जनता ही आपके लिए लेती है। आपका भविष्य जनता चुनती है और जनता जिस दिन आप पे विश्वास करेगी तभी आप आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगी तो आप बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे। तो ये थे चिराग पासवान जो कि चुनावी समर में उतरे हुए हैं। हालांकि इस वक्त उनका पूरा ध्यान जो है वो जमुई पर केंद्रित है, जहां से उनके जीजा अरुण भारती जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द वहां जब चुनाव समाप्त होगा तो फिर अपने संसदीय क्षेत्र यानी हाजीपुर में भी वो पहुंचेंगे और फिर वहां पे भी वो प्रचार प्रसार करना शुरू करेंगे। और कह रहे हैं कि 400 का जो टारगेट एनडीए के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है वो बहुत सरल है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल में भी वापस आएंगे, यानी कि एनडीए की सरकार बनेगी।